Good morning, dear student. Today we will discuss about next method is income method. इससे पहले बेटा मैं ये दोबारा रिवाइज करा रही हूँ प्रिकॉशन वैल्यू एडिड मेथड से रिलेटेड कि जो वैल्यू एडिड मेथड हम यूज करते हैं किन किन प्रिकॉशन को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। कमीशन जो अर्न किया जा रहा है, अगर कमीशन अर्न कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करने पर, उसको हम ऐड करते हैं। एंड थर्ड, अगर कार प्रोडक्शन करने वाला कार को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, किस लिए, को लाने ले जाने में, इस पर्पज से अगर यूज, तो उसको भी हम करेंगे, शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर फार्मर से रिलेटेड हो गया, फार्मर क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है और उसको खुद यूज कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको कुछ पार्ट खुद यूज, उसको भी हम ऐड करेंगे। इसके अलावा जिस घर में आप रह रहे हो उसकी एक रेंटल वैल्यू है, उसको भी ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल में ऐड है। ओके, इसके अलावा मेन लाइन ये वाला ज्यादा आता है बेटा, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, जो दे रही है उसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं होता है, इसलिए उसको ऐड नहीं करेंगे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था डबल काउंटिंग वाला कैसे अवॉइड करेंगे, तो दो प्रकार के मेथड्स इसमें बताए थे अवॉइड करने के लिए, फाइनल आउटपुट एंड सेकेंड वैल्यू एडिड मेथड, जो हमने कल डिस्कस किया वो एक बार फिर रिवाइज करा रही हूँ। तो फाइनल आउटपुट मेथड में आपको केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को शामिल करना है, मीन्स वो वस्तु की वैल्यू को शामिल करना है, वो वस्तु के गुड्स को शामिल करना है जो सीधा कंज्यूमर परचेज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कंज्यूमर ने 200 रुपीज की कोई गुड्स खरीदी है, ठीक है, तो ये 200 रुपीज ही हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिड मेथड में हम ये देखेंगे कि ये जो गुड्स है कंज्यूमर तक जब पहुंच रही है तो विभिन्न अनेक प्रकार के सीक्वेंस को लेकर चलती है। मीडिएटर इसमें बिटवीन आते हैं तो वो अपना क्या करते हैं, कुछ मार्जिन ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिड मेथड्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि फार्मर ने, ठीक है, मिल्स को क्या दिया है, फ्लोर दिया है, मान लीजिए कितने में दिया है, उसने, उसका खर्चा तो 200 का आया था, ठीक है, 200 का खर्चा हुआ था प्रोडक्शन करने में और उसको बेचा है उसने 600 में, यानी उसने कितना मार्जिन कमाया है, 400। तो ये 400 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर फ्लोर मिल किसको कर रही है, बेकर को बेच रही है, बेकर क्या बना रहा है, ठीक है, ब्रेड बना रहा है और बेकर को मान लीजिए कितने में बेच रही है, 800 में, 600 में रिसीव किया है, 800 में बेची है, 200 का मार्जिन उसका है, तो ये 200 ऐड करेंगे, फिर वो 400 सबको ऐड करोगे तब भी आंसर वही आना है जो कंज्यूमर के पास वो गुड्स जानी है, आंसर सेम वही आना है जो कंज्यूमर के पास गुड्स जाएगी। कंज्यूमर के पास अगर 900 रुपीज की गुड्स पहुंचती है तो अगर सबके मार्जिन को आप ऐड करोगे ना, सबका टोटल भी कितना आएगा, 900, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। तो आई होप आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इसका ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने कहा था, थोड़ा आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, सेकंड में करा चुकी थी, पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाती हूँ, इनकम मेथड क्या है, इसकी थ्योरी हम कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको घर से ही करना है, घर से मतलब आप कुछ देर करके फिर मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं थोड़ा सा बस हिंट कैसे आपको करना है, फिर आपको वो खुद ही करके आप मुझे व्हाट्सएप, ठीक है, मैं वो फिर कल समझाऊंगी अगर आपको नहीं आता है, सारे मैं ही कर दूंगी तो फिर आप क्या, चलिए इनकम मेथड कब बनेगा, तो मेथड कैसे आएगा, इनकम जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन किसमें, प्रोडक्शन होगा, लोगों को रोज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन करवा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है, प्रोडक्शन करेगा, यूनिट बिकेगी, उसको भी एक क्या मिलेगा, एक इनकम का सोर्स बन जाएगी, वही प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, इनकम का। सिर्फ एक प्रोडक्शन के कारण ही इकोनॉमी में क्या जनरेट हो जाती है, इनकम जनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, इनकम जनरेट। प्रोडक्शन करने के लिए लैंड भी तो चाहिए, वहीं कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की क्या बन गया, वो रेंट के रूप में एक इनकम का सोर्स बन गया। तो सेकंड आता है इनकम मेथड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड आता है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में देखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, ठीक है, या फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये नेम क्या लिखे हुए हैं,
जैसे पीछे मैंने बताया था ना कि प्रोडक्शन मेथड भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी लिख सकते हैं, वैल्यू एडिट मेथड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप वहां लिख, 2-3 नेम जो इंडिकेट थे सबको हाईलाइट कराया था, क्योंकि 1 मार्क से क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही आने हैं कि इसको हम और किस नेम से इंडिकेट कर सकते हैं और किस नेम को हम, इस मेथड को और किस नाम से हम जानते हैं, तो वो आपको सब पता होना चाहिए। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड कहते हैं। अब इसको ये क्यों कहते हैं, पीछे तो हमें समझ आ गया था, वैल्यू एडिट को प्रोडक्शन मेथड क्यों बोलते हैं, ठीक है। पीछे हमने देखा कि जो वैल्यू एडिट मेथड है, ठीक है, उसे प्रोडक्शन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू एडिट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वैल्यू एड किस में होती है, वस्तु में होती है, और वस्तु मींस वो मतलब वही आउटपुट, और आउटपुट मींस क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ही तो कहते हैं, इसलिए प्रोडक्शन मेथड कहे, वैल्यू एडिट मेथड कहे, सेम एक ही बात है। अब चाहे मैं इनकम मेथड कहूं या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड कहूं या फैक्टर पेमेंट मेथड कहूं, एक ही बात है, इन सबको इनकम मेथड ही कहते हैं। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर, अब शेयर डिवाइड कर रहे हैं, सबको अपना हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना क्या दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था, तो सब अपने शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है। या हम कहेंगे फैक्टर पेमेंट कौन करेगा, फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड करेगा, पलक हाउस होल्ड करेगा फैक्टर पेमेंट या फर्म करेगी, पलक रिप्लाई कीजिए बेटा, पलक फास्ट रिप्लाई। फैक्टर पेमेंट वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, हाउस होल्ड के लिए या फर्म के लिए, पलक मैम हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट कौन करेगा, ये किसके लिए यूज हुआ है फैक्टर पेमेंट, मैम फैक्टर पेमेंट तो वो होते हैं, रेंट होते हैं, कंपनसेशन। कौन दे, हाँ मीन्स किसके बेस पे करोगे, ये फर्म से रिलेटेड होगा या हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है, कौन, फर्म, वेरी गुड। तो फैक्टर पेमेंट में फर्म, वेरी गुड, ठीक है बेटा, म्यूट हो जाइए। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड कहते हैं या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। फैक्टर पेमेंट क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है, प्रोड्यूसर ने किया है, फैक्टर सर्विसेज भी ली है, अब ये क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा, ठीक है। ये फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर करेगा, और जो हाउस होल्ड रिसीव करेगा उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम, उसकी ओर से हम क्या रिसीव हो रही है, फैक्टर इनकम, और फर्म क्या दे रहा है, फैक्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्म फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड क्या फैक्टर इनकम को रिसीव कर रहे हैं, क्या फैक्टर इनकम को रिसीव कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंदाजा भी लगा लिया करो कि हाँ इनकम मेथड भी आ जाए, बाय चांस थोड़ा माइंड से स्लिप हो जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना है, तो इनकम तो बढ़ती है, प्रोडक्ट की सेल्स होगी, कुछ प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, पेमेंट कर रहा है, हमारी इनकम बन रही है, तो इनकम मेथड। टू दिस मेथड अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड इनकम है। आप यहाँ पे नेशनल इनकम जो हम एस्टिमेट करेंगे, जैसे वैल्यूडेड मेथड में हम एस्टिमेट कर रहे थे, किसी बेस से करेंगे, फैक्टर पेमेंट को। वहां लेसन है जीडीपीएमपी था, जीडीपीएमपी मींस फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। यहाँ क्या करना है, ये इनकम है, इनकम कौन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन मेन हाउस होल्ड में इंटरेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर फैक्टर पेमेंट है, कैसे, कंपनसेशन एम्प्लॉय, नेशनल इनकम जो हम एस्टिमेट करेंगे तो उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। कौन रिसीव कर रहा है, ये सारे हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन के फैक्टर माने जाते हैं मेन, ठीक है। किस किस रूप में, क्योंकि उसने लैंड दी है, काम कर रहा है, मनी दी है, ठीक है। अब सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ अ कंट्री, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। ये बेटा वही लाइन आ गई है, वो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, ठीक है। ये आपको अच्छे से आ ही गया होगा आप, क्योंकि आपने रिप्लाई भी किया है कई बार सही, कि डोमेस्टिक इनकम कैसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट होगी, डोमेस्टिक इनकम कैसे कन्वर्ट होगी, जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
एब्रोड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जब हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी नेशनल इनकम। ये ध्यान थोड़ी सी थ्योरी देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड फिर हम फॉर्मूले सीखेंगे। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड कहते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट की जाएगी फैक्टर पेमेंट के बेस पर। कंपनसेशन दे रहे हैं, रेंट, सब इसमें, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये जो फैक्टर इनकम देखो, ये फैक्टर ऑफ इनकम आ गई, पेमेंट कर रहा है था फॉर इनकम जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है, ठीक है। जो भी टोटल होगा फैक्टर इनकम का जो हमारे ही देश में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, उसे बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। इसे क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। मींस नेशनल इनकम मेथड में स्टार्टिंग होगी डोमेस्टिक इनकम से, और जब इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वो नेशनल इनकम। यहां इतना क्लियर हुआ? रिप्लाई कीजिए बेटा, इतना क्लियर हुआ? क्योंकि 1 मार्क्स से बन रहे क्वेश्चन। यस मैम। कोई ठीक है, देखिए फिर भी मैं रिवाइंड करा रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड कहते हैं, और ये इनकम मेथड है। तो यहाँ पर ये जो इनकम रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हमारे ही देश में, उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। ये जो इनकम मेथड है इसमें जो इनकम रिसीव की जा रही है वो डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जब इस डोमेस्टिक इनकम में हम वो भी इनकम ऐड कर देंगे जो दूसरे देशों से आ रही है लेकिन रेजिडेंट अर्न कर रहा है, तो यही डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाती है, नेशनल इनकम में, जो पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, देखिए हाँ जी, इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट पेज, इनकम मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आती है व्हाट आर फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या है, ये भी हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फैक्टर इनकम क्या है, व्हाट आर फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम रिफर टू, क्योंकि अभी पीछे हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकम आ रही है, ठीक है। वो कौन सी इनकम है, वो फैक्टर इनकम। जो रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट दोनों ही अर्न कर रहा है देश में, उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। जो अर्निंग हो रही है उसे डोमेस्टिक, जब उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। अब यहाँ आता है फैक्टर इनकम क्या है, ठीक है। अब यहाँ टॉपिक आता है फैक्टर इनकम क्या है। तो फैक्टर इनकम किस किस को कहोगे, फैक्टर इनकम का अभिप्राय इनकम, फैक्टर इनकम है जो अर्न की जा रही है पर्सन द्वारा, किस लिए, क्योंकि उसने कुछ सर्विसेज दी है, उसने कुछ क्या दी है, सर्विसेज दी है। किस फॉर्म में, कि वो काम करने गया था वहां पर तो इसलिए उसे वेजेस मिल रही है, ठीक है। एज अ लेबर के रूप में काम किया है, उसने अपनी लैंड दी है इसलिए रेंट मिल रहा है, ठीक है। मनी दी है उसलिए इंटरेस्ट मिल रहा है, अपनी स्किल दिखा रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि फैक्टर इनकम आर ओनली अर्न इनकम। ये वही टॉपिक है बेटा जो पिछले लेसन में था, फिर भी अंडरलाइन कर लीजिए। फैक्टर इनकम आर ओनली अर्न इनकम, ये लाइन बनती है 1 मार्क्स में। जो फैक्टर इनकम होती है वो क्या होती है, केवल अर्न इनकम होती है। इट डजंट इंक्लूड इनकम विच इज नॉट अर्न और फॉर अ फैक्टर सर्विस हैज नॉट बीन रेंडर्ड। इसमें वो इनकम इंक्लूड नहीं है जिसमें फैक्टर सर्विसेज शामिल नहीं हो रही। जैसे कि ये आएगा बेटा क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी भी 1 मार्क्स के आते थे तो उसमें ये आ जाता था कि ओल्ड एज पेंशन रिसीव बाय सीनियर सिटीजन इज नॉट देयर अर्न इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओल्ड एज जो पेंशन है जो रिसीव की जा रही है सीनियर सिटीजन द्वारा, ठीक है,
क्या उसको हम ऐड करेंगे? क्या वो फैक्टर इनकम मानी जाती है? नहीं, वो फैक्टर इनकम नहीं मानी जाती, क्योंकि वन साइड ट्रांजेक्शन होगी, इसमें सर्विसेज उसने दी कहाँ है। अगर वो ओल्ड एज पेंशन रिसीव कर रहा है, सीनियर सिटीजन, ठीक है, तो उसकी अर्न इनकम नहीं है, ये तो एक हेल्प है जो गवर्नमेंट द्वारा बिना किसी रिटर्न के उससे उसे दी जा रही है, कि गवर्नमेंट उससे कुछ नहीं लेती है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, किस लिए? हेल्प के लिए, गवर्नमेंट हेल्प के लिए व्यक्ति को दे रही है। सच रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड ट्रांसफर रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिए, इस ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं। बेटा जो अंडरलाइन करा रही हूँ हाथ हाथ करते जाइए, दोबारा बता देती हूँ, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक लाइन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कोई लाइन आप ये नहीं कि हाँ जी ये छोड़ दी, वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चंस बन जाएगा। जहां इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, ठीक है, अपनी बुक भी हाथ में रखिए और हाथों हाथ अंडरलाइन करते जाइए। सच रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड, इसे ट्रांसफर रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती, क्योंकि ये कोई इसके बदले आपने सर्विसेज नहीं दी। कहने का मतलब वन साइड ट्रांजेक्शन है, टू साइड नहीं है। अगर एक ओल्ड एज पेंशन एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर जो सिटीजन है रिसीव कर रहा है, तो बदले में कुछ वो नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर कुछ देना पड़ता, उसे कोई सर्विसेज देनी पड़ती, तो फिर ये अर्न इनकम हो जाती। अब ये क्या है? अनअर्न इनकम कहलाई जाती है, या आप कहेंगे नॉट अर्न इनकम, और इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहीं पर बेटा एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, डिफरेंस बताइए ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अगर संदर्भ में हम डिफरेंस देखें, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन, तो बेटा इसमें कौन शामिल होगा नेशनल इनकम में, ठीक है। तो आप अगर देख सकते हैं कि रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन क्या है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन तो वो भी गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट दे रहा है एक सीनियर सिटीजन को, क्या एक हेल्प के रूप में दे रहा है। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन, ये ओल्ड एज पेंशन तो चलो मिल जाएगी सारे सीनियर सिटीजन को, क्या रिटायरमेंट पेंशन सभी को मिलेगी? नहीं, रिटायरमेंट पेंशन तो उसको मिलेगी जो एक सर्विसेज दे के जा चुका है, उसे क्या मिलेगी? रिटायरमेंट पेंशन। तो इसको शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ सर्विस दी है, यानी कोई सेवा की है, काम किया है, तब इस पेंशन का वो लाभ उठा रहा है, ठीक है, अदरवाइज वो लाभ नहीं उठाता। और ये तो वो ओल्ड एज पेंशन है जो सभी को मिलनी है, ठीक है, सारे सिटीजन को मिलनी है, सीनियर सिटीजन को, और बदले में उसे कुछ भी नहीं देना है, ना ही उन्होंने कभी कुछ दिया है इसके बदले, ठीक है, तो इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन 1 मार्क्स के यहाँ बनते हैं दोबारा, रिटायरमेंट पेंशन उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो उसने एक सर्विसेज दी है, ठीक है, इसलिए एक उसके लिए क्या बनी है? रिटायरमेंट पेंशन। जैसे देख सकते हो यहाँ ओल्ड एज पेंशन यूनिलेटरल पेमेंट है, इसे यूनिलेटरल पेमेंट भी कहते हैं, पिछले लेसन में आया था ये वर्ड, यानी एक तरफा पेमेंट है, और ट्रांसफर पेमेंट कह सकते हो, यानी वन साइड है, बदले में कोई सर्विसेज नहीं है दी है आपने। दीज आर नॉट इंक्लूडेड, इसे नेशनल इनकम इज एस्टिमेट करते इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में रिटायरमेंट पेंशन और लाइक का क्या है? ये डेफर्ड वेजेस, दीज आर रिलेटेड टू फैक्टर, डेफर्ड यानी जो भविष्य में दी जानी है, ठीक है, एक तरीके वेजेस आपको मिल रही है जो आपकी फैक्टर सर्विसेज से ही रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आपने वहां क्या दी है? सर्विसेज दी है और वो जनरेट हो गई है, ठीक है। आप जब रिटायर हो जाएंगे तब आपको क्या दी जाएगी? रिटायरमेंट पेंशन। अकॉर्डिंग दीज आर इंक्लूडेड इन, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। सिंपल सा 1 मार्क्स में आपको इतना लिखना तो है नहीं, क्यों करते हैं क्यों नहीं करते, बस जो एमसीक्यू होंगे वो आपको क्या करने हैं? यहाँ पे सोल्व करने होंगे। तो उसमें बस ये लिखा आएगा कि नेशनल इनकम में शामिल है या नहीं, ठीक है, या उसमें रीजन लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या देंगे? आंसर देंगे। तो यहाँ बस ओल्ड एज पेंशन तो शामिल नहीं होगी, ठीक है, नो। और जो रिटायरमेंट पेंशन है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिटायरमेंट पेंशन सबको नहीं मिलती, उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने एक सर्विसेज दी है। चलिए, तो ये था बेटा दोनों में डिफरेंस। अब आता है क्लासिफाई करना है आपको, फैक्टर इनकम को क्या करना है? आपको क्लासिफाई करना है कि कैसे कैसे फैक्टर इनकम बनती है। तो सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब था उसमें। अब इसी को आगे एक्सप्लेन किया है। देखिए, कंपनसेशन एम्प्लॉय, इट इंक्लूड दी फॉलोइंग कंपोनेंट, इसमें निम्नलिखित कंपोनेंट इंक्लूड है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ठीक है, वेजेस मिल रही है, ठीक है, वेजेस आपको पता है लेबर है, ठीक है, जो पर डे या जिस भी कुछ घंटे काम करके गया है उस हिसाब से ले रहा है, ठीक है, एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, जो मेंटली वर्क कर रहा है। इट रिफर टू कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर एज अ रिवार्ड फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। वेजेस और सैलरीज इन कैश यानी कैश में दी जा रही, कौन दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी मालिक हो गया, एम्प्लॉय उसका नौकर हो गया, ठीक है, किस लिए, एक रिवॉर्ड है क्योंकि उसने उसके यहाँ पे काम किया है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी आती है इसमें, पेमेंट इन काइंड या कई बार और भी रूप में दिया जा सकता है, ठीक है। कंपनसेशन तो अनेक प्रकार से दिया जा सकता है, ये टॉपिक आप बिजनेस में पढ़ोगे कैसे कैसे कंपनसेशन दिया जाता है, खुश होकर दिया जाता है, ठीक है, कई बार जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, रेंट फ्री हाउस दे दिया है, ठीक है, किसको, एम्प्लॉय को दिया है एम्प्लॉयर ने। या अगला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, क्या दी जा रही है, सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। इट रिफर टू सच पेमेंट एज प्रोविडेंट फंड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पीएफ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, की क्या कर रहा है, एम्प्लॉय है, कमा रहा है, उसका कुछ परसेंट क्या हो रहा है, पीएफ के रूप में कट हो रहा है, ठीक है, किस लिए, ताकि आगे इसे क्या मिले, यही एक मुसाती यानी यही एक इकट्ठा अमाउंट उसको आगे मिले जब वो क्या हो रहा हो, जा रहा हो व्यक्ति, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर भी क्या करता है, इसमें एम्प्लॉयर भी क्या करता है, एम्प्लॉयर जो है इसका भी 0.5% होता है, एम्प्लॉय का भी 6 और 6%। इसके बाद आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है, पेंशन दे रहा है। टू बी स्पेसिफिक डजंट रिफर टू ओल्ड एज पेंशन, यहाँ ओल्ड एज पेंशन नहीं है, इसका अभिप्राय पेंशन जो कि उसने एक सर्विसेज दी है, सर्विसेज के बदले उसको एक पेंशन दी जा रही है रिटायरमेंट पेंशन के नेम से, ये सब कहलाई जाती है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन यानी एक वेतन मिल रहा है, एक मनी मिल रही है, किसको, एम्प्लॉय को मिल रही है, मनी क्यों मिल रही है, कुछ ना कुछ उसने कार्य किया है इसलिए, यानी सर्विसेज की है इसलिए उसे कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज, बेटा बस आपको इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा इसका मीनिंग पढ़ लेना है क्या है, ये सारे याद होने चाहिए। कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय में क्या क्या इंक्लूड है, 1 मार्क्स में आ जाएंगे, क्या क्या इंक्लूड है क्या नहीं, तो उसमें वेजेस एंड सैलरीज हो सकता है, या रेंट फ्री हाउस हो सकता है, ठीक है, पीएफ के बारे में हो सकता है, या रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, 3 लिख दी, और उसमें ओल्ड एज पेंशन भी दे दी, क्या ओल्ड एज पेंशन शामिल है, नहीं, ओल्ड एज पेंशन शामिल नहीं है, रिटायरमेंट पेंशन शामिल है। तो ये सारे आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये सारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पार्ट है, किसके पार्ट है, कंपनसेशन। 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, इसमें जैसे लिखा आ गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये कौन किसका पार्ट है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आगे देखो आप ये भी पढ़ोगे, पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी होता है, कई ऑप्शन लिखे आएंगे उसमें, लेकिन आपको किस पर टिक करना होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ डैश, किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए सारी थ्योरी अच्छे से होनी चाहिए आपको क्लियर। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने क्या पढ़ा था, कंपनसेशन एम्प्लॉय, हमने क्या पढ़ा था, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, यही पढ़ा था ना, यही फैक्टर इनकम है, तो ये सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, सरप्लस अब बट रहा है। और देखिए किस किस तरीके से आता है, इसका अभिप्राय इनकम है, तो भी इनकम क्या की आ रही है, इसमें शामिल है, रेंट है, इंटरेस्ट है, और फिर आगे डिवाइड किया गया है। अब आएगा भी रेंट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का है, किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ना कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। तो यहाँ आपको ये क्लियर होने चाहिए, थोड़ी थ्योरी अच्छे से याद हो, अच्छे से समझ आनी चाहिए। प्रॉफिट डिवाइड किया गया, प्रॉफिट कैसे कैसे होता है, जैसे अकाउंट में भी पढ़ा, डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसका भी पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, किसमें, शेयर होल्डर्स में, बिजनेस से पढ़ा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि डिविडेंड कब दिया जाता है, प्लस होने पढ़ा है ना बिजनेस में, डिविडेंड कब दिया जाता है, डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है, और कब दिया जाता है, जब प्रॉफिट होता है, जब क्या होता है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो फिर डिविडेंड भी नहीं दिया जाता, वो डिपेंड करता है कि आप इक्विटी की बात कर रहे हैं या प्रेफरेंस। यहाँ इतना आपको कुछ नहीं लिखना, बस आप शेयर होल्डर वर्ड यूज कीजिए। प्रॉफिट है
तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड फिलहाल नहीं मिलेगा। सिर्फ एक लाइन रन कीजिए। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड प्रॉफिट का वह पार्ट है प्रॉफिट आएगा, देना पड़े टैक्स पड़े गवर्नमेंट बाय वे ऑफ, ठीक है, प्रॉफिट का टैक्स जो इंडस्ट्री इनकम बनी है पर क्या देगा? वो टैक्स देगा, वो क्या कहलाया जाए? कोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्री प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का कुछ भाग क्या करेगा वो? फ्यूचर में से ही क्या देगा? ठीक है, प्रॉफिट में से क्या देगा वो? डिविडेंड देगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो प्रॉफिट आता है बेटा, प्रॉफिट में से सबसे पहले टैक्स देगा, प्रॉफिट में से टैक्स के बाद क्या देगा? वो डिविडेंड देगा। फिर भी कुछ बचाना है तो फिर किसके रूप में रख लेगा? अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट के रूप में रख लेगा। ठीक है बेटा, ये ठीक है, प्रॉफिट होता है ये, जैसे आप बिजनेस इंटरेस्ट और टैक्स इस रूप में आता है, ये अर्निंग है। प्रॉफिट ये एक अर्निंग आ रही है आपकी, इस अर्निंग में को आप टैक्स देंगे, टैक्स देने के बाद डिविडेंड दिया, फिलहाल ये आपके बिजनेस में काम आएगा। ठीक है, वहां सर बताएंगे। चलिए हम यहाँ आते हैं कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से सबसे पहले टैक्स दिया जाएगा, फिर डिविडेंड दिया जाएगा और कुछ भाग रख लिया जाएगा ताकि भविष्य में भी काम आए। सारा पार्ट थोड़ी ना दिया जाएगा प्रॉफिट। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन बाय फर्म फॉर फ्यूचर यूज, ये वो प्रॉफिट का पार्ट है जो फर्म फ्यूचर यूज के लिए रखती है, यानी कुछ अचानक जो खर्चे आ जाए उसको उसका जो है निकाल सके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग, ध्यान दीजिए, इसे अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और इसे कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। आ सकता है कॉर्पोरेट सेविंग, आप किसे कहेंगे? ठीक है, कहेंगे बेटा अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग, ये इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। कॉर्पोरेट सेविंग क्या है? यानी अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर कॉर्पोरेट सेविंग लिखा आएगा, फिर आप कहोगे जी कॉर्पोरेट सेविंग तो पढ़ी नहीं है हमने, ये वर्ड तो देखा ही नहीं है कहीं। तो इट मीन्स कॉर्पोरेट सेविंग यानी ये प्रॉफिट का पार्ट जो कॉर्पोरेट यानी संस्था, ठीक है, संस्था क्या कर रही है? कॉर्पोरेशन सेविंग कर रही है, जो अभी वो वाली सेविंग जो फिलहाल भविष्य में कहीं ना कहीं खर्चों को निकालने के काम आएगी और वो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का पार्ट मानी जाती है। इसे अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को आप चाहे यहाँ ओब्लिक में लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद बेटा लास्ट इसमें आता है मिक्स इनकम, इसके बाद लास्ट आता है मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम का अभिप्राय क्या है? जिसमें इनकम ऑफ दी सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन यूजिंग देयर ऑन लैंड labor, land, capital, entrepreneurship in their household enterprise. These income are a mixture of wage, rent, interest, profit. अब मिक्स इनकम क्या बेटा? सबको ऐड कर दीजिए। मिक्स इनकम क्या है? सबको ऐड कर दीजिए। जो अभी पीछे से आप पढ़ते आए हो, पीछे अभी क्या पढ़ा? कंपेंसेशन एम्प्लॉय था, उसमें वेजेस, इंटरेस्ट, वेजेस पढ़ रहे थे, फिर अभी आपने पढ़ा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब पढ़ लिया ऑपरेटिंग सरप्लस में। थोड़ा इसको अलग अलग डिवाइड था, अब इन सबको एक साथ ही ऐड करना है। इन सबको अगर एक साथ ही हम कंबाइंड लिखे तो हम इसको क्या कहेंगे? मिक्स इनकम। ये क्या है? मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्या है भैया? आपने क्या दी है अपनी मर्जी से और उसके बदले कुछ आपको मिला है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। इन सबको अगर हम कंबाइंड बोले तो इसे हम क्या कहेंगे? मिक्स इनकम। क्या बोलेंगे? मिक्स इनकम। सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस and profit is not possible. Estimation, separate estimate नहीं, wages, rent, interest and profit, because factor of production are not purchased from the market. ठीक है, factor of production are not purchased from the market, क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आप डायरेक्टली किससे परचेज नहीं कर सकते? मार्केट से परचेज नहीं करते। व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से आता है और अपनी क्या देता है? सर्विसेज को देता है, उसे बोलते हैं मिक्स इनकम। ओके बेटा, तो इस टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं, कल मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगी। ओके, थैंक यू। हाँ जी बेटा, किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? नहीं। अच्छा, तो फिर बताइए
इनकम मेथड किसे, इनकम मेथड को और किस किस नेम से इंडिकेट करेंगे? फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। हाँ जी, और ये क्या है, फैक्टर पेमेंट फर्म कर रही है और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो गई, वो इनकम हो गई। ठीक है, इनकम क्या, वेजीज एंड इंटरेस्ट इस रूप में उसको क्या प्राप्त हो जाती है, रिसीव हो जाती है। ओके बेटा, आप क्विट कर सकते हैं क्लास।